हेलो एवरीवन, नमस्ते। दैट्स मी तनु एंड दोज हु आर न्यू, पहले वो ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इस वाली वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में लास्ट वाली वीडियो में जो भी आप लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं, पहले तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर हम लोग अपने ओन वर्ड में आंसर बनाए, उसमें कुछ कीवर्ड ऐड करें तो क्या सीबीएसई हमको आंसर देगी? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली येस। बट जो हमारा आंसर है ना, वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, और हम लोग आंसर में लिख रहे हैं येस एज वी नो बैक्टीरिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग 4-5 लाइन में बस एक ही चीज लिख रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो अगर हमारा आंसर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था कि अगर हम लोग एनसीईआरटी को कई बार रीड कर लेंगे तो उससे एडवांटेज ये होगा कि हमको एनसीईआरटी की लाइंस कहीं ना कहीं याद हो जाएंगी। तो हम लोग एग्जाम में जब हम लोग आंसर फ्रेम कर रहे होंगे, तो अगर हम उसमें एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। एंड अ टिप फॉर यू, आप लोग जब एग्जाम में आंसर को अपने ओन वर्ड्स में बनाओगे तो जो भी तुम कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो आंसर में, याद रखना कि उनको अंडरलाइन जरूर करके। अगेन आई एम सेइंग, क्वेश्चन में वो कभी नहीं बोलेगा कि तुम्हें डायग्राम बनाना है, बट अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम डायग्राम बना के अपने आंसर को और अच्छा समझा सकते हो एग्जामिनर को, तो ट्राई करना कीवर्ड्स के साथ साथ तुम उसमें डायग्राम भी बना के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी कितनी परसेंटेज आई थी, एंड क्या अगर हम लोग नवंबर से चालू करते हैं तो 95% आना पॉसिबल है या नहीं। सो मेरी 82% आई थी इन माई 12th बोर्ड। 95% स्कोर करना एक सिंगल सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग बायो में अच्छा स्कोर कर जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में हमारा बहुत वीक स्कोर रहता है, तो एक सब्जेक्ट के कम मार्क्स भी हमारे परसेंटेज को बेकार कर देते हैं। तो बात नवंबर या दिसंबर की नहीं है, बात है सब्जेक्ट्स की, क्योंकि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस कैसा है। अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स ठीक चल रहे हैं, मान लो तुम्हारे किसी सब्जेक्ट का पेपर खराब हो जाता है, उसमें थोड़े कम मार्क्स है, तो तुम उसको अगले पेपर में ट्राई करना कि उसके मार्क्स को इंप्रूव करो। अगला क्वेश्चन था कि नवंबर में अगर हम लोग स्टार्ट करते तो क्या हम 85% स्कोर कर सकते हैं? सी, मैंने अभी स्टार्ट किया था, एज आई टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियो, एंड मेरे 82% आए थे। मेरे को ना जब मेरे सारे एग्जाम खत्म हो गए थे तो मेरे को इतनी उम्मीद थी कि 85+ परसेंटेज में आराम से स्कोर कर जाऊंगी। बट जो हमारा बैच था, आप लोग एक बार देखना जाके, उस ईयर का जो हमारा फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। एंड जिस तरह की स्कूल में हम पढ़ रहे थे, जैसी हमारी प्रिपरेशन थी, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पेपर ऐसा आएगा। अगर थोड़ा एवरेज पेपर आता तो मैं शायद थोड़ा अच्छा और स्कोर कर पाती, बट जो मेरा फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड आया था और मेरे फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बिगड़ गए थे। मेरे को एट द एंड जब मैं फिजिक्स का पेपर देकर बाहर निकली थी तो मेरे को ये चीज़ थी कि पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगी या नहीं। एंड मेरे पास फिजिकल एजुकेशन थी एडिशनल सब्जेक्ट में, एंड फिजिकल एजुकेशन तो ऐसा सब्जेक्ट रहता है कि वहाँ पे बच्चे को बिल्कुल चिंता रहती नहीं है। वहाँ ये चीज़ रहती है कि इसमें तो हम अच्छा स्कोर कर ही जाएंगे, यहाँ के मतलब अगर हम इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर हमारी परसेंटेज अच्छी बन जाएंगी। बट मेरे फिजिकल एजुकेशन में आई डोंट नो व्हाई लिखकर मैं अच्छा आई थी, मेरे को उम्मीद थी कि मेरे सही मार्क्स आएंगे, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे फिजिकल एजुकेशन में भी कम मार्क्स थे। तो एक फिजिक्स और एक फिजिकल एजुकेशन, सिर्फ इन दोनों में थोड़े मेरे मार्क्स इधर उधर हुए थे, तो लाइक इसलिए मेरी 82% रह गई। बट या अगर आपका पांचों सब्जेक्ट्स में ठीक ठीक बैलेंस है, आप पांचों सब्जेक्ट्स में ठीक ठीक स्कोर कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल टू स्कोर 85%। और तुम लोगों ने पूछा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कुछ बता दो। तो सबसे पहले, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अब एग्जाम की डेट शीट आउट हो चुकी है एंड पहले हमारा फिजिक्स का पेपर पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करना, एक नोटबुक निकालना, उसमें एक पेज पे लिखना फिजिक्स, एक पे लिखना केमिस्ट्री, एक पे लिखना बायो, वट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव। तो सबसे पहले एक काम करना, उसमें ना तुम वो चैप्टर्स लिख लेना जो तुम उनको उस पोर्शन में डाल सकती हो कि हाँ ये मैं कर लूंगी, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब हवा लगी हुई है मेरे को उस चैप्टर की। और वो चैप्टर्स है जो तुमको बहुत हार्ड फील होते हैं, या फिर वो तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, या फिर अभी तुम उनके क्वेश्चन वगैरह नहीं लगा सकते, उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेना। इतना करने से ना एक तो ये चीज़ होगी कि तुम्हारा थोड़ा बर्डन कम होगा, तुमको ये नहीं लगेगा कि कितने सारे चैप्टर्स हैं। अगर तुम चैप्टर्स को डिवाइड कर दोगी ईजी एंड हार्ड में, तो जो ईजी वाले हैं ना, अब उन पर ना थोड़ा कम ध्यान देना चालू करना। जो फिजिक्स, जो अलग सर की पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, उनसे अच्छा तो मुझे कुछ लगता नहीं है, वो मेरे को बहुत सही लगती है, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था। एंड राधिका क्लासेस नाम से एक चैनल है, वहाँ पे जो सर है वो बहुत सही पढ़ा। फिजिक्स के लिए तो मैंने सिर्फ 2 टीचर्स की हेल्प ली, और अभी एग्जाम पास आने वाला है, तो ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा आएंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 एंड 40 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, यहीं से पेपर आएगा एंड ऑल। तो मैं तुमको ये सलाह दूंगी कि उन वीडियोस को अभी मत चलाना। आई स्वेयर, अगर तुम लोग अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो ना, तो जो पेपर के बीच में तुमको टाइम मिलेगा या फिर पेपर से कुछ दिन पहले टाइम मिलेगा, तो वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अभी तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर तुम उन वीडियोस को देखते रहोगे कि 35 क्वेश्चन टीचर ने बताया ये इंपॉर्टेंट है, उनको तुम्हें कॉपी में लिखोगे और रटते रहोगे, और मान लो एग्जाम में उनमें से एक भी नहीं आया, या फिर एक तो आप एक डिजिट उधर उधर हो गई ना, तो वहीं तुम्हारा सब खिसक जाएगा। तुमसे वो भी करे कराए दिखे दिखाए क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो रादर देन क्वेश्चन को रटने से अच्छा है तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे और तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, तो तुम क्वेश्चन में इतना लिखाओगे कि टीचर तुमको 0 के बजाय 2-3 मार्क्स उसमें दे देगा। फॉर केमिस्ट्री मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक भरत पंचाल नाम से सर है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, तो मुझको उनका पढ़ाया बहुत सही लगता था, तुम लोग उनकी हेल्प ले सकते हो। एंड तुम लोग पीडब्ल्यू पे जाना और बस क्लास 12 वन शॉट करके डाल देना केमिस्ट्री के, तो पीडब्ल्यू में भी बहुत सारे सही टीचर्स दे रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ से समझ आए। एंड अगेन आई एम नॉट अ टीचर, मैं बस तुमको एडवाइस दे सकती हूँ, तुमको हेल्प कर सकती हूँ कि किस तरह से तुम क्या क्या चीज़ें और अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के दूँ कि इतने तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है, इतने वो चैप्टर पढ़ना है। मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि किसी के बनाए हुए टाइम टेबल पर चलना हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। अब एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, आप लोग अपने चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग देखो, कौन से वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से मीडियम है, और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ एंड जस्ट फॉलो योर टाइम टेबल। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अरियंत के जो सैम्पल पेपर होते हैं वो मेरे को थोड़े अच्छे लगते हैं,
हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तुम उनको परचेज कर सकते हो। एंड जो भी CBSE साथ के साथ सैम्पल पेपर रिलीज करती है ना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनको तुम जरूर से एक बार कर लेना। एंड अ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो कहीं ना बच्चे उस सैम्पल पेपर को देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा एग्जाम आने वाला है। और बस अब जो तुम्हारे टीचर्स बोल रहे हैं, जिनसे तुम पढ़ रहे हो, उनकी ज्यादा सुनो, जो वो पढ़ा रहे हैं बस आंख बंद करके इस पर भरोसा करो और बस मेहनत करते हैं। तो बाकी अगर अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। और देखो फिजिकल एजुकेशन के लिए ना जाकी सौदागर नाम से एक चैनल है, वहाँ पे चले जाना, वो तुमको बहुत सही पढ़ा देंगे फॉर फिजिकल एजुकेशन। मेरे 94 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने एग्जाम आइडिया की बुक से की थी, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तुम अभी से उसको मंगा लेना। मंगा के मैंने भी बहुत पहले से रखी थी, बट एज यूजुअल इंग्लिश का ये रहता है ना कि एग्जाम से कुछ दिन पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, पूरी साल उसको कोई नहीं पढ़ता है। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही इंग्लिश पढ़ी थी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स बहुत हो जाते हैं पूरी साल पढ़ने के लिए। तो तुम अभी उसको ऑर्डर कर लेना, अभी सफिशिएंट टाइम है उसको पढ़ने का। तो देखो इंग्लिश का फंडा मैं तुम्हें बताती हूँ, जो भी लेटर, नोटिस एंड ऑल है, उसका तो बस तुम्हें एक बार फॉर्मेट पता होना चाहिए, और डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छे से लिख पा रहे हो, तो वहाँ पे तुमको सही मार्क्स मिल जाए। मेरे इंग्लिश के पेपर में ये सीन हुआ था कि मेरा पहला पेपर था इंग्लिश का, और मैंने ना सिर्फ एग्जाम आइडिया वाली बुक पढ़ी थी इंग्लिश की, वो भी कुछ दिन पहले, पूरी साल नहीं पढ़ी थी। एंड मैंने ना इंग्लिश का पेपर लिखना चालू किया, मैंने रीड किया तो मेरे को पता चल गया कि नहीं भाई ईजी है। अब मेरे को नहीं पता वो ईजी आया था या फिर मैं पढ़ के गई थी तो मेरे को ईजी लग रहा था, तो मैंने लिखना चालू किया। मैं इतने आराम से लिख रही थी ना, एंड देन टीचर ने अनाउंसमेंट किया कि सिर्फ 30 मिनट्स रह गया तुम्हारा पेपर ओवर होने में। और जो सेक्शन होता है ना जिसमें पैराग्राफ में से तुमको देख देख के आंसर लिखने होते हैं, मेरा वो पूरा बचा हुआ था। तो सिर्फ टाइम की मेरी थोड़ी कमी हो गई थी, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी। तो इंग्लिश का यही रहता है, पेपर ना लेंदी आता है, तुमको आंसर फ्रेम करने हैं, नोटिस फ्रेम करना है या फिर कुछ भी फ्रेम करना है, तो उसको सोचने में, बनाने में, लिखने में टाइम लग जाता है। तो इंग्लिश में ना बस टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा ध्यान रखो। इंग्लिश में जो भी तुम्हारी पोयम में स्टोरी तुमको दे रखी है, इतना करना, उनको रीड करना चालू करना किसी भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू या वॉट एवर यू वांट, और राइटर के नाम याद कर लेना अच्छे से। एंड जब तुम उनको रीड करना चालू करोगे तो वहाँ पे कुछ तुमको हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहे होंगे, तो इतना काम करना है, गूगल पर जाके उन हार्ड वर्ड की मीनिंग निकालना, पहला हिंदी में और दूसरा सिमिलर निकालना उसका इंग्लिश में। तो जो हिंदी वाला मीनिंग होगा वो तुम्हें ये समझने में हेल्प करेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और जो इंग्लिश वाला सिमिलर वर्ड होगा उसी वर्ड का, तो वो तुमको एग्जाम में हेल्प करेगा। और उस बुक में ना टॉपर्स के आंसर को भी प्रिंट कर देते हैं, ताकि तुम्हें अंदाजा लगे कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिख के कैसे आना है। तो उसमें ना टॉपर के आंसर में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि टॉपर जो होते हैं ना वो अपने आंसर में कीवर्ड्स पे ना अंडरलाइन जरूर करके आते हैं, तो ये चीज़ मत भूलना। एंड अगेन मैंने उस बुक में जो भी आंसर दे रखे थे उनको कई बार रीड किया था, तो तुम रीड करोगे ना और ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि मुझे एग्जाम में लिख के कैसे आना है। और इंग्लिश के पेपर का फंडा यही है, जब एक बार तुमको बस पता चल जाए कि लैंग्वेज कैसे बनानी है, लिखना कैसे है, फिर तुमको सही मार्क्स मिल जाते हैं। सानी नाम से चैनल है, वो दीदी इतना सही पढ़ाती है ना, तो जोश डाली थी, उन्होंने ना एक बेसिक रफ पैटर्न दे दिया था कि अगर तुम्हारे पास कोई लेटर लिखने को आए ना तो सेम यही लाइन छाप देना, बस बीच में जिस टॉपिक पर वो लेटर लिखने को बोल रहा है वो तुम इसमें अपने अकॉर्डिंग फिल करते जाना। आई एग्री वो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज होगी, बट 4-5 बार पढ़ोगे तो तुमको याद हो जाएगी। तो जो उन्होंने बताया वो मैंने रफली एक पेज पे लिख लिया, और बीच में मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, ताकि एग्जाम में या फिर जो भी मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें वो किस टॉपिक पर लिखने को बोल रहा है वो तो फिर उसको तुम अपने अकॉर्डिंग फिल करते जाओ। तो जो दीदी वो बताएंगी तुमको, जो फॉर्मेट देंगी, बस तुम उसको याद कर लेना, और फिर वहाँ एग्जाम में जिस टॉपिक पर वो लिखने को बोल रहा है, लेटर एंड ऑल जो भी, उसको बस उसमें फिल करते जाना है। तो उसमें तो एक भी मार्क्स नहीं कटे, भी टाइम नहीं बचा ये सोचने का कितनी परसेंटेज बनेगी कितनी नहीं बनेगी। सब अच्छा होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बस अब इन 3 महीने कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना। बेस्ट ऑफ